देखिए 2014 में यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अनेकों प्रकार से लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था। लॉर्ड डलहौजी एक ब्रिटिश पर्सनैलिटी है, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड इंडिया में लगभग 1848 से लेके 1856 तक रहा था। 1857 की क्रांति के ठीक एक साल पहले लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। यह क्वेश्चन 2014 में आया था। अब यह क्वेश्चन पूरी एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी में और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब यह अकेला क्वेश्चन इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोग यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस डिजिटल एज में जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा संदीप भैया करके 2023 में टीवीएफ के द्वारा जो है एक वेब सीरीज लाई गई है। दरअसल टीवीएफ 2021 में जब कोविड चल रहा था, यूपीएससी कम्युनिटी को डेडिकेट करके अपना एक सीजन लाया था और उस सीजन का नाम था, उस वेब सीरीज का नाम था एस्पिरेंट्स, जिसमें अभिलाष करके कैरेक्टर होता है। वो एक संदीप भैया करके कैरेक्टर जो उसके मेंटर होते हैं अभिलाष के, उनकी गाइडेंस में पढ़ के सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करता है। अच्छा, मेंटर संदीप भैया है जो कि मेंटरशिप दे रहे हैं अभिलाष को। अभिलाष का एग्जाम संदीप भैया की मेंटरशिप के चलते निकल जाता है, लेकिन संदीप भैया का खुद का आखिरी अटेम्प्ट होता है और उनका उस साल यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होता है। अब ये जो सीजन 2 आया है इस एस्पिरेंट सीरीज का, उसका नाम संदीप भैया है। जो संदीप भैया पहले सीजन में यूपीएससी का एग्जाम अपने अटेम्प्ट्स के एग्जॉस्ट होने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते, अब वो इस सीजन 2 में उनकी यात्रा को बताया गया है कि कैसे वो वहां से आगे बढ़ेंगे। फिर शायद वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम निकालेंगे और अपने आप को ऑफिसर के पद के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी सीरीज है, आप लोगों ने देखी भी होगी। मैं अनअकैडमी से एसोसिएटेड हूं और अनअकैडमी ने ही इसको एक तरीके से स्पॉन्सर किया है। तो उस पर्टिकुलर वेब सीरीज जो 30 जून को पहला एपिसोड आया था संदीप भैया का, उसमें क्वेश्चन था, ठीक है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि एक जो सीनियर था वो बाकी 4-5 बच्चों का पेपर एवेल्युएट कर रहा था और पेपर एवेल्युएट करते हुए उसने बताया कि डलहौजी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें तुमने डलहौजी की कमियां को क्यों नहीं बताया है, क्योंकि डलहौजी ने जो भी काम किया वो ब्रिटिश हित को ध्यान में रख के किया। जैसे एक तरीके से एक कहावत है ना, अपनी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो उसी तरीके से ब्रिटिश दौर में, ब्रिटिश जमाने में, जब ब्रिटिश 1947 से पहले हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तब ब्रिटिश इंटरेस्ट अगर किसी भी चीज में शामिल नहीं था तो ब्रिटिश उस काम को कभी करते नहीं थे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश इंटरेस्ट जहां पे है वहीं पे कुछ काम होगा, अगर ब्रिटिश इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को ब्रिटिश नहीं करते थे। तो एक तरीके से पेड़ के नीचे बैठ के एक सीनियर जब बाकी बच्चों की कॉपी को इवेल्युएट कर रहा था, मूल्यांकन कर रहा था, तो बिल्कुल उसने सही बोला कि डलहौजी के कार्यों का नेगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मक एस्पेक्ट है। उसने जितने भी काम किए वो ब्रिटिश हित में किए। तभी संदीप भैया की उस पर्टिकुलर सीन में एंट्री होती है और संदीप भैया जो है उस सीनियर से बोलते हैं जो बाकी बच्चों को गाइडेंस दे रहा था, उनके पेपर को एवेल्युएट कर रहा था, कि भाई ये तुम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन में बच्चों को क्रांति क्यों लड़वा रहे हो। मतलब अगर ये क्वेश्चन डलहौजी और डलहौजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसने इनिशिएटिव लिए थे, भारत की अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए उसने जो कदम उठाए थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है, तो तुम बच्चों को लड़वा क्यों रहे हो ब्रिटिश और भारत करके कि नेगेटिव एस्पेक्ट है ये और वो। और फिर संदीप भैया इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बाय द वे ये जो क्वेश्चन है जिसको आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में 2014 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, हिस्ट्री के सेक्शन में। लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि उस पर्टिकुलर वेब सीरीज में इस क्वेश्चन की चर्चा की गई, मैंने सोचा आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डलहौजी के जो कार्य थे, डलहौजी जो था वो 1848 से लेके 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। 1857 की क्रांति के ठीक एक साल पहले वो चला गया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो डलहौजी के जो भी कार्य हैं उनका पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड भी है, ठीक है। उसका पॉजिटिव साइड भी है डलहौजी की इनिशिएटिव्स का और नेगेटिव साइड भी है। तो
तो कभी कभी यूपीएससी जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें एक व्यक्ति का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों है, ठीक है, और खासकर वो ब्रिटिश पर्सनैलिटी है, तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं आपको आज उसके बारे में बताना चाहूंगा। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊं तो मैंने आप लोगों के लिए 2 केसेस बनाए इसमें। केस 1 एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना। अगर आपसे पूछा गया लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एग्जामिन, लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, परीक्षण कीजिए, तो आंसर अलग होगा। और अगर आपको जस्टिफाई शब्द से क्वेश्चन का एंड किया गया, लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जस्टिफाइड, लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, इसको न्यायोचित ठहराइए, इसको आप सिद्ध कीजिए, तो आंसर अलग होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों से इस क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। देखो मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1813 से लेके 1857 के बीच में ब्रिटिश ने भारत से बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। यह दौर था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, औद्योगिक पूंजीवाद का। अब इस औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में, इस इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की फेज में ब्रिटिश ने भारत से जबरदस्त मात्रा में ड्रेन ऑफ वेल्थ करी और पूरा पैसा भारत का निष्कासित होके ब्रिटेन में जा रहा था। तो ब्रिटेन के पास इस पर्टिकुलर फेज में जबरदस्त वेल्थ अक्यूमुलेट हुई मतलब धन का संचय हुआ। वेल्थ अक्यूमुलेशन को हिंदी में धन का संचय बोलेंगे। तो भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ कर करके इस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने धन का संचय करा। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जब किसी व्यक्ति के पास जबरदस्त मात्रा में अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का संचय हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस धन का क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि एक समझदार व्यक्ति होगा तो पैसे के ऊपर पैसा बनाने की सोचेगा। अगर आपने बहुत सारी वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली है तो सेंसिबल तो यही है कि आप उसको इन्वेस्ट कर दो ताकि पैसे के ऊपर और पैसा बना सको। और जब आप पैसे के ऊपर और पैसा बनाना चाहते हो तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म यानी कि वित्तीय पूंजीवाद। तो बेसिकली आप लोग इस बात को समझिए कि 1850s के बाद भारत में 2 दौर चालू हुआ था, वो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का था। उससे पहले कौन सा था? 1813 से 1850 के आसपास औद्योगिक पूंजीवाद का चरण चला, जिसमें ब्रिटेन ने भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ करके धन का संचय, वेल्थ अक्यूमुलेट की। अब क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट हो चुकी थी, इसलिए अब वो निवेश करेंगे, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो पैसे के ऊपर पैसा बना सके, और पैसे के ऊपर पैसे बनाने को फाइनेंशियल कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये हो जाती है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज में इन्वेस्ट किया था वो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के फेज में किया था, वित्तीय पूंजीवाद के चरण में किया था। और वित्तीय पूंजीवाद के चरण में, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के फेज में ऑब्जेक्टिव क्या है? दिमाग में क्या चल रहा है? पैसे के ऊपर पैसा बनाओ। आप मेरी बात को समझिए, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट पैसे के ऊपर पैसा बनाना है। मेरे पास पैसा है, मैंने उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि और पैसा बना पाऊं। तो ब्रिटेन जब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है रेलवेज, टेलीग्राफ सर्विसेज और पोस्टल सर्विसेज के रूप में, तब उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिटिश का? वित्तीय पूंजीवाद, पैसे के ऊपर पैसा बनाना। इसका मतलब भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जितने भी डेवलपमेंटल वर्कों को किया गया था वो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के फेज में किया गया था, जहां पे ब्रिटेन का ऑब्जेक्टिव अपने निवेश के ऊपर पैसा बनाना था। तो देखो, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करो, डलहौजी को कार्यों का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि रेलवे इंडिया के जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण में एक तरीके से आजादी के बाद बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, बहुत बड़ा इंडिकेटर बन के उभरा है। आज रेलवे की बात अगर आप करोगे, इसके कितना डेवलपमेंट इसने इंडियन इकोनॉमी में किया है, जैसे कि संदीप भैया ने भी उस वेब सीरीज में बोला था कि भारत का जो आर्थिक ढांचा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, रेलवे उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो नो डाउट अबाउट इट, आज लगभग 23 मिलियन लोग, मतलब 2.3 करोड़ लोग डेली बेसिस पे ट्रेवल करते हैं रेलवे से। 2 करोड़ से ज्यादा लोग रेलवे से सफर करते हैं। अब आप लोग इस बात को सोचो, ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतना तो रेलवे डेली टू डेली बेसिस पे लोगों को ले जाता है। तो नो डाउट अबाउट इट, रेलवे आजादी के बाद एक बहुत बड़ा औद्योगिकरण का
और ट्रांसपोर्ट का इंडिकेटर बन के उभरा है। टुडे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गुड्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग और उसके साथ साथ जो फ्रेट होता है, जो माल होता है, वो भी रेलवे की मदद से इधर उधर जाता है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा कि भाई डलहौजी ने 1850 में जो किया हमें उसका फायदा मिला। नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, बट देयर इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वर्क डन बाय लॉर्ड डलहौजी, बिकॉज वॉट एवर डेवलपमेंटल वर्क डलहौजी डिड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, his aim was never to benefit India, rather these initiatives were brought keeping in mind the British interest. By the way, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से, मेरे टेलीग्राम आप अनुज गर्ग नाम सर्च करोगे, ठीक है, आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम से इस पूरी पीडीएफ को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग की पूरी टेक्निक बताई गई है। तो लॉर्ड डलहौजी के नकारात्मक कार्य क्या है कि भले उसने रेलवे लाया, पोस्टल सर्विसेज लाया, लेकिन उसका जो ध्यान में थी चीज वो हमेशा क्या थी, ब्रिटिश के हित सर्वोपरि रहे, ब्रिटिश इंटरेस्ट पूरा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में वो भारत में रेलवेज को इन्वेस्टमेंट के रूप में लाते हैं ताकि पैसे के ऊपर पैसा बना सके, ना कि रेलवे का इंट्रोडक्शन भारत में इसलिए हुआ था ताकि भारत में रेलवेज का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ था ताकि भारत की इकोनॉमी को प्रॉफिट पहुंचे। याद रखना, बिल्कुल मैं मानता हूं कि रेलवे डेवलपमेंट के इंडिकेटर बन के उभरे हैं। आजादी के पहले उभरे क्या? नहीं उभरे ना। आजादी के पहले तो वो इंडिकेटर थे, शोषण के इंडिकेटर थे भैया, एक्सप्लॉयटेशन के इंडिकेटर थे। आजादी के पहले रेलवेज डिड नॉट हेल्प इंडिया या डिड नॉट बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी, वो केवल आजादी के बाद ही हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रिटिश इंटरेस्ट दो तरह से था रेलवेज को लाने में। एक तो वो इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न मिलेगा भारत के लोगों से, फिक्स रिटर्न भारत के लोगों को ब्याज देना होगा, और दूसरा ये रेलवेज की मदद से रिवोल्ट्स को सप्रेस भी करते थे। वो जमाना काफी विद्रोहों का था। 1857 की क्रांति भी हुई, उससे पहले भी कई सारे छोटे बड़े विद्रोह हुए। तो ये रिवोल्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक क्रश करने के लिए रेलवे की मदद से भेजते थे। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में कोई विद्रोह हो गया और ब्रिटिश की आधे से ज्यादा सेना बंगाल में है, तो बंगाल से सेना को भेजा जाएगा ताकि पंजाब के विद्रोह को दबाया जा सके। तो नीचे मैंने इस पॉइंट में बताया है कि डलहौजी ने जितने भी कार्य किए उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिला, लेकिन आजादी के पहले नहीं मिला। ठीक है, रेलवे ने भारत में अपनी वास्तविक क्षमता का बोध, अपने जो रियल पोटेंशियल है उसको उसने आजादी के बाद ही उसने एक तरीके से प्रूव किया। तो हम ये समझ गए कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अब पॉजिटिव साइड दिखानी है या उसको क्रिटिसाइज करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और यही आपको सीख लेनी है। ठीक है, यहां पे देखो आप, डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। एग्जामिन शब्द का प्रयोग किया गया है परीक्षण। देखो, परीक्षण करने का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना है। ठीक है, ये पेन व्हाइट है कि ब्लैक है, इसका मुझे परीक्षण करना है। तो मैं परीक्षण करते समय ये बताऊंगा कि भाई एक फाइनल कंक्लूजन पे निकलूंगा, हाँ या ना पे, करेक्ट। तो मुझे परीक्षण करना है, एग्जामिनेशन करना है। जब मैं किसी चीज का परीक्षण करता हूं, एग्जामिनेशन करता हूं, तो मेरे पास दोनों ही पक्ष खुले होते हैं। ये पेन व्हाइट क्यों है, या ये पेन ब्लैक क्यों है, राइट। मुझे दोनों के तर्क मेरे पास होते हैं। तो जब एग्जामिनेशन शब्द का, जब परीक्षण शब्द का प्रयोग एग्जामिनर ने किया, तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि यार चेक करो कि डलहौजी को जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है वो सही भी बोला जाता है या नहीं बोला जाता है। इस क्लेम को आप वेरीफाई कीजिए। एग्जामिनेशन करना है ना आपको, वेदर और नॉट लॉर्ड डलहौजी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। लॉर्ड डलहौजी, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई लॉर्ड डलहौजी कैन बी कॉल्ड इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, एजुकेशन रिफॉर्म्स, right? There are a lot of reasons why Lord Dalhousie cannot be called as the founder of India, because all these developmental work has British interest. सारे इन विकासात्मक कार्यों में ब्रिटिश के हित शामिल थे, और आजादी के पहले तो रेलवे ने भारत को डेवलपमेंट करा नहीं, आजादी के पहले तो शोषण किया, विद्रोह को दबाया गया। तो दोनों एस्पेक्ट है भाई, एग्जामिनेशन करना है और एग्जामिनेशन करके बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
आपके पास ऐसे रीजन भी हैं जो बताते हैं लॉर्ड डलहौजी क्यों आधुनिक भारत का निर्माता था, हिंदी की पीडीएफ में भी दिखा देते हैं, और ऐसे कारण भी हैं जो बताते हैं लॉर्ड डलहौजी संस्थापक आधुनिक भारत का क्यों नहीं था। क्योंकि परीक्षक आपसे ये परीक्षण करने के लिए पूछ रहा है कि डलहौजी आधुनिक भारत का संस्थापक था या नहीं, तो आप दोनों ही पहलुओं को बात कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और लॉर्ड डलहौजी के काफी सारे विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के चलते इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। 1 2 3 आपने एक्सप्लेन करे डेवलपमेंटल वर्क कौन कौन से थे, आधा आपका आंसर हो गया, फिर आपने लिखना चालू किया। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर के विकासात्मक कार्यों को डलहौजी ने इसलिए किया था ताकि ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद यानी कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के चरण में, फेज में अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को कमा सकें, क्योंकि उन्होंने औद्योगिक पूंजीवाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के चरण में बहुत सारी पूंजी का संचय मतलब वेल्थ एक्यूमुलेशन कर लिया था, तो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में वो इन्वेस्टमेंट की तरह लाए थे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश हित हमेशा शामिल था, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे की मदद से विद्रोह को दबाया गया। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति या बड़ा चढ़ाकर कहना या एग्जाजरेशन प्रतीत होता है। अगर एग्जामिनेशन पूछा गया आपसे कि एग्जामिन करो, तो फिर आप ये लिखो। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सिद्ध करिए कि भैया जस्टिफाई करो, लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जस्टिफाई, अब तो सिद्ध ही करना है आपको। अगर आप अभी भी लिखते हो कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता नहीं था, इसमें तो ब्रिटिश शामिल था, ये था वो था, इसका मतलब एग्जामिनर को लगेगा आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी के जस्टिफिकेशन में हो, आपके पास केवल उसके क्रिटिसिज्म में पॉइंट है। लेकिन आपके पास तो रियलिटी में दोनों पॉइंट्स है ना। अगर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है तो आप लिख दोगे, अगर आपको नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना है तो आप लिख दोगे, अगर आपको केवल पॉजिटिव लिखना है तो फिर आपको केवल पॉजिटिव लिखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने डिमांड ये की है। यहां पे जब एग्जामिनर बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको आप सिद्ध करो, जस्टिफाई करो, सो यू डोंट हैव मच ऑप्शन टू बी क्रिटिकल ऑफ डलहौजी। तो आपके पास यहां पे ज्यादा विकल्प नहीं बचे कि आप डलहौजी की आलोचना कर पाए, क्योंकि सिद्ध कीजिए, एग्जामिनर ने लिख दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां एग्जामिनर ने जो बोला है उसी को जस्टिफाई करना है, उसी के लिए तर्क देना है कि भैया लॉर्ड डलहौजी कैसे आधुनिक भारत का निर्माता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन मेरे मतलब मैंने सोचा कि जब उस सीरीज में जो कि जिसका रियल पर्पस आपको मतलब टेक्निकल यूपीएससी के नुआंसेस बताना तो नहीं है, हालांकि यूपीएससी की एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो सीरीज लाई गई है, लेकिन जब उसमें एक बात हो सकती है तो फिर हमारी तो जिम्मेदारी बनी जाती है आप लोगों को थोड़ी बातें बताने का कि कैसे आपको आंसर राइटिंग का अप्रोच करना होता है। क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग बड़ी पेचीदी चीज है सर, ठीक है। ये पेचीदा चीज इसलिए क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, और आंसर राइटिंग में मैंने देखा है एक बात बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन आया ना तो फिर वो लिखने की कोशिश ही नहीं करता है। तो अब यहां से आपको जब क्लैरिटी मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी, तो हमारा यही एक थॉट प्रोसेस है कि आप यहां से इंप्रूव करोगे। अब जैसे अभी आप लोग है ना इस तरह से आंसर राइटिंग को अप्रोच करेंगे तो बेटर है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी एक फ्रांस में मुद्दा चल रहा है, आपको पता होगा, एक मुस्लिम युवक जिसकी उम्र 17 साल थी उसको फ्रांस की पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई, और मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। 2020 में भी एक हुआ था कि एक आई थिंक सैमुअल पिट करके व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके कार्टून की इमेज दिखाई थी, उसके बाद किसी मुसलमान युवक ने प्रेरित होकर उनको बिहेड कर दिया था, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। तो फ्रांस में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, राइट्स, और खासकर धर्म को लेके, क्योंकि फ्रांस का जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का उसमें कुछ फ्लॉज हैं। मतलब भारत, देखो हम भी पश्चिम से वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन पश्चिम जो वेस्ट है वो भी हमसे बहुत कुछ सीख सकता है, और उसमें से एक चीज़ है इंडिया का सेक्युलरिज्म का मॉडल। तो उसके ऊपर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बात की है, आप लिंक नीचे देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है आप लोगों को तैयार करना बढ़िया तरीके से यूपीएससी के लिए, और जो है आई होप दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स विल हेल्प यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर अमेजिंग डिस्कशंस विथ यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।